एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा मौर्य और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, तो आप कोशिश करना साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। और अगर जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाना है तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों के पास मेंबरशिप है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री का ही नहीं, आगे आने वाली जूलॉजी, बॉटनी जितनी भी क्लासेस में लूंगी उन सब का पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग पीडीएफ पूछते थे, तो अब पीडीएफ वाली झंझट भी खत्म हो गई है। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट abundant organic compound found in nature. They are primarily produced by green plants during the process of photosynthesis. तो ये जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनसे बनाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब तो कुछ आइडिया लग ही गया होगा ना, फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं प्लांट्स? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन उनका क्या होता है? उनका भोजन होता है ग्लूकोज, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। अब इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। CHO दिख रहा है ना तुमको ग्लूकोज में। तो जिस चीज में तुमको CHO दिख जाए वो समझ लो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि हर जगह ही ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, देखो मैंने बताया ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जनरली हैविंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2ON, ये इसका फॉर्मूला होता है, वेयर N इज द 3 और मोर। यहाँ पे अगर हम N की वैल्यू 6 ले लेते हैं, CH2ON को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nOn। अब हम n की वैल्यू 6 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 6, फिर h, उसके बाद 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से यानी 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 12। फिर हम O लिखेंगे और n की जगह हम लिख देंगे 6। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी केमिकल फॉर्मूला। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे एक्ट एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो तुम लोग गर्मियों में ग्लूकोन-डी पीते हो, ग्लूकोन-डी। तो ग्लूको उसमें ग्लूकोज होता है भाई, ग्लूकोज होता है। और क्यों पीते हो? क्योंकि तुमको एनर्जी की जरूरत होती है, लो फील करते हो, ऐसे गर्मियों में कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, एनर्जी डाउन सी लगती है, तो हम कहते हैं ग्लूकोज पी लो, एकदम से एनर्जी आ जाएगी। तो ग्लूकोन-डी में वो ग्लूकोज होता है। तो जैसे ही हम पीते हैं हमें थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक फील होता है। तो इससे याद कर लो कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में ये सेल्यूलोज की बात कर ले तो, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये सेल रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग में भी मदद करते हैं। दे आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। उसको लिंक करने की कोशिश करो कार्बोहाइड्रेट को और डीएनए को। तो डीएनए किससे मिलके बना है? न्यूक्लिक एसिड्स के साथ जब हम कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ये डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज शुगर को मिलाते हैं तब जाके ना बनता है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से तुम समझो ना कार्बोहाइड्रेट्स का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, खाने पीने से लेके हमारे डीएनए तक में ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब समझो एग्जाम्पल्स हैं इसके, ग्लूकोज C6H12O6,
फ्रक्टोज C6H12O6, दोनों का ये केमिकल फॉर्मूला सेम है। और सुक्रोज का देखो C12H22O11, और स्टार्च और सेल्यूलोज ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये हो गए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स। अब देखो केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। पॉली मतलब हो गया मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH, यानी इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स मेनी OH ग्रुप विथ ईदर एल्डिहाइड ग्रुप CHO जिसको हम बोलते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं OH ग्रुप्स के साथ अगर CHO प्रेजेंट है, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्डोजेज। और वहीं अगर एल्डिहाइड के बजाय कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, यानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ऐसे 2 बॉन्ड लगा दो, ये हो गया कीटोन ग्रुप। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे कीटोजेज। ट्रिक समझो ना, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डोजेज, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोजेज। ओके, इसका एग्जांपल हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ग्लूकोज को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। और फ्रक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी तो दोनों में सेम है, बस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और वहीं फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज्यादा एबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स है पृथ्वी पर, एंड मेनली सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ पौधों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, दे अगर इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में ये स्टार्च सेल्यूलोज की तरह पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन और लैक्टोज के रूप में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके फिजिकल नेचर में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये इस लाइन को हम ऐसे समझेंगे चीनी से। ठीक है, चीनी का कोई रंग नहीं होता और वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। और मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, वाटर सोल्यूबल। ये जो मोनोसैकेराइड है और डाइसैकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, या फिर क्लासिफिकेशन समझ लो। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। अभी ये समझ लो कि जो ये मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स होते हैं ये मीठे होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुल जाने वाले। इसका भी एग्जाम्पल हम चीनी से ही समझेंगे। चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, चीनी को हम पानी में घोल भी सकते हैं। चीनी का कोई कलर नहीं होता है और चीनी क्रिस्टलाइन होता है, यानी सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर इनसोल्यूबल और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, नॉन स्वीट। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये पानी में ना घुलने वाले या फिर कभी कभी घुल जाने वाले चीज होते हैं और ये मीठे नहीं होते। तो अभी तक जो 2 लाइन हमने देखी चीनी से रिलेटेड उसका जस्ट अपोजिट लिख देना तो वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिकॉज दे कंटेन 1 और मोर कायरल कार्बन एटम्स। ये है कोई कार्बन ग्रुप और इसके ऊपर हम एक अलग, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है R1, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है R2, इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम H, यहाँ पे लगा देते हैं कोई NH3, ऐसे समझ लो। तो इसमें देखो ना ये R1 अलग है, ये H भी अलग है, R2 भी अलग है, NH3 भी अलग है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके सेंटर से अगर हम देखें तो उसके चारों तरफ की चीजें अलग हो, यानी एक जैसे ना हो, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें चारों चीजें इसकी अलग है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना उनमें जब
प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ती है तो उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर उनका स्ट्रक्चर राइट साइड को गया तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर उनका स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड की तरफ बदला तो उसको हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी। जो ग्लूकोज होता है वो राइट साइड की तरफ रोटेट करता है, इसलिए ये इसको हम बोल रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो फ्रक्टोज होता है ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लिवो रोटेटरी। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, और साथ ही साथ या तो CHO प्रेजेंट होगा या फिर C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कीटोन। ड्यू टू दीज ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स शो रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ईस्टर फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। और इन्हीं हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल ग्रुप्स की वजह से इनमें बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ईस्टर फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि है रिड्यूसिंग नेचर। मेनी कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो केमिकल्स को, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उसका रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया या तो ऑक्सीजन निकाल दो या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस करवाता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दे कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट। और इसके ये किस वजह से होता है रिडक्शन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जो ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से होता है ये रिडक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। तो मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम कह रहे तुमको 1 को तोड़ने को, तो 1 सबसे छोटी इकाई है। अब तुम कहोगे इसको तो हम 0.5 में भी तोड़ सकते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है 0.5 में। हाइड्रोलाइज का मतलब हो गया हाइड्रोलिसिस करना, यानी ब्रेक करना। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, यानी इसके सबसे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड खुद एक सबसे छोटा टुकड़ा है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि इसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते इसका। वही डाइसैकेराइड, डाई से समझ आ रहा है 2, डाई मतलब होता है 2, डाइसैकेराइड है, यानी 2 मोनोसैकेराइड से मिल के बना है ये, ठीक है। मोनो, और ये 2 मोनो मिल के बनते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं। अब ये डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड में फिर से टूट जाएगा ना। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब मैंने बताया मेनी, तो ये बहुत सारे सैकेराइड यूनिट से मिलके बना है। तो जब हम पॉलीसैकेराइड को तोड़ेंगे, समझ लो एक बहुत लंबी ये पॉलीसैकेराइड है, इसको हम जितना ज्यादा तोड़ेंगे, यानी पूरा मिला के इसको हम बोल रहे हैं पॉलीसैकेराइड। लेकिन जब हम इसको छोटी छोटी यूनिट में तोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा एक मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड किससे मिलके बने होते हैं? बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं पॉलीसैकेराइड, ओके। तो जब हम पॉलीसैकेराइड को तोड़ेंगे तो हमें फिर से मोनोसैकेराइड ही मिलेगा ना। इसका एग्जांपल देख लो, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। तो यानी जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ये 2 चीजों में टूटेगा, एक तो ग्लूकोज देगा, एक फ्रक्टोज देगा, ठीक है। और स्टार्च हो गया, ये किससे मिलके बना है? ग्लूकोज यूनिट से, यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। तो जब हम स्टार्च को तोड़ेंगे तो ये अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स दे देगा हमें, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्ले सेवरल वाइटल रोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे रोल्स प्ले करता है हमारी लाइफ में, लाइक एनर्जी सोर्स की तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में मदद करता है, लाइक स्टार्च प्लांट्स में स्टार्च की तरह, ग्लाइकोजन की तरह प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। स्ट्रक्चरल मटेरियल, तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उनमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। जेनेटिक मटेरियल कंपोनेंट लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज,
cell recognition like glycoproteins and glycolipids. Examples of carbohydrates. तो एग्जाम्पल्स देख लो, जो अभी तक हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही थे वो। तो जैसे हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये सारे एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि हमें एनर्जी देता है। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है जिसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, यानी जो फल खाते हो उसमें जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, ठीक है। और सुक्रोज हो गया डाइसैकेराइड, ये टेबल शुगर जो तुम चीनी खाते हो वो हो गया। एंड स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, ये प्लांट के स्टोरेज में मदद करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, ये एनिमल के स्टोरेज में मदद करता है। सेल्यूलोज जो है ये भी पॉलीसैकेराइड है, ये सेल वॉल बनाने में मदद करता है, उसका स्ट्रक्चरल में सपोर्ट करता है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करें कार्बोहाइड्रेट्स का तो देखो, carbohydrates are classified mainly on the basis of number of monosaccharides unit formed on hydrolysis। यानी जब हम एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं तो वो कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहा है, उसके बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक। दूसरा है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेस पे। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उनके बेस पे हम डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। या फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन में काम आ रहा है या फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, उसके बेस पे डिवाइड करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो अभी हमने जो फैक्टर्स देखे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के लिए, उसमें से सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये वाला, बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल sugar unit and cannot be hydrolyzed into smaller carbohydrate molecules by acid, alkalis or enzymes। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको आगे किसी भी छोटी यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। मोनोसैकेराइड्स खुद सबसे छोटी यूनिट है। तो इनको कोई भी फैक्टर ले लो, चाहे एसिड हो, चाहे अल्कलीज हो या फिर कोई एंजाइम हो, ये किसी से भी नहीं टूटेंगे। मोनोसैकेराइड्स खुद सबसे छोटी यूनिट है। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड सर्व एज the basic structural unit from which all other carbohydrates are formed। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी जो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया, पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड। ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो देखो मोनोसैकेराइड सबसे छोटी यूनिट थी, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड को जब हम तोड़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है हमें, 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। द मोनोसैकेराइड यूनिट इन ओलिगोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा ग्लूकोज हो गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, ये जो बीच का बॉन्ड है ना इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इन्हीं बॉन्ड को चाहे तुम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दो, ठीक है। तो दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको से नाम से पता चल रहा है ना, ग्लाइको मतलब शुगर, तो ये दो शुगर के बीच में बनने वाले बॉन्ड है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, वाटर सोल्यूबल एंड मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी पानी में घुल जाने वाले, चीनी वाला एग्जांपल ले लो। एंड इट मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग अभी हम आगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा ये क्या होता है एग्जैक्टली।
अभी देख लो टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में हमने देखा था ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में टूट रहा है। तो डाइसैकेराइड्स वो होंगे जो 2 मोनोसैकेराइड्स में टूटेंगे। डाइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि ये एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं डाइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच यील्ड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं हमें। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स विथ द लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक हो गया ये ग्लूकोज और इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दूसरे ग्लूकोज से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डाइसैकेराइड हो गया, इसमें 2 शुगर है यानी 2 ग्लूकोज है ना। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना, जब ये बनता है तो H2O रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें वाटर का लॉस होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। तो वही बात हो रही है कि जब 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी जब सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है, ठीक है। ये हो गया सुक्रोज। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ये ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है, 2 यूनिट देता है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर बिकॉज बोथ एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसा कि मैंने बताया नॉन रिड्यूसिंग वाला कॉन्सेप्ट आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसलिए जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 शुगर यूनिट दे देता है। इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड लैक्टोज शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। तो जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है, इसलिए जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे देता है हमें तोड़ के, ठीक है। उन्हीं 2 चीजों से मिलके बना है। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो बीच का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो टूट जाता है, जो ये ग्लाइकोसिडिक वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज समझ लो, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग अलग हो जाएंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें अलग अलग दे देगा। ओलिगोसैकेराइड हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड देता है। जब 3 मोनोसैकेराइड देगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच यील्ड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ओके, इसके एग्जांपल्स है रेफिनोज, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 चीजों से मिलके बना होता है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये तीनों चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 3 चीजें हमें दे देता है। एक तो ग्लूकोज देगा, फ्रक्टोज देगा और एक गैलेक्टोज देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स मोर देन 10। तो देखो मोनोसैकेराइड मतलब हो गया, मोनो में आ जाएगा 1 और ओलिगो में आ जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में आ जाएगा 2 से 10। और जब 2 से 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जो देता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो इसको हम बोल देते हैं मोर देन 2 to 10। दे आर पॉलीमरिक इन नेचर एंड पॉलीमरिक इन नेचर का मतलब हो गया क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके या फिर मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना हुआ है, पॉलीमर है। पॉलीमरिक मतलब हो गया, पॉली मतलब मेनी, मरिक मतलब यूनिट, बहुत सारे इसमें मोनोसैकेराइड्स हैं इसलिए इसको हम पॉलीमरिक बोल रहे हैं, पॉलीमर बोल रहे हैं, ठीक है। आर मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस। पॉलीसैकेराइड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, अब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स उसमें जुड़े हैं, बहुत लंबी चेन है, तो उसको हम पानी में जब घोलेंगे तो वो इनसोल्यूबल नेचर शो करेगा क्योंकि उसको घुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत लंबी चेन है, ठीक है। मीठी भी नहीं होती है, नॉन स्वीट एंड नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार से, तो ये है काइटिन का स्ट्रक्चर। तो ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है काइटिन का स्ट्रक्चर, ये एक पॉलीमर है। बहुत सारे देखो, तुम एक चीज नोटिस करो, ये वाली जो यूनिट है इतनी वाली, यही बार बार रिपीट हो रही है। बस एक बार ऊपर की तरफ ऐसे बना है ये वाला स्ट्रक्चर, एक बार नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे करके पूरा एक पॉलीमर बना दे रहे हैं। पॉलीमर मतलब
बहुत सारी यूनिट, ये एक यूनिट है, ऐसे ही बहुत सारी यूनिट मिलके इसको पॉलीमर बना दे रहे हैं और ऐसे ही लंबी चेन मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या? ये जो काइटिन दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये काइटिन का स्ट्रक्चर है। अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ काइटिन अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब हो गया इसमें जो यूनिट्स लगे हुए हैं वो सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो ये जो कॉकरोच दिख रहा है, ये जो भी है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये इसी स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब तुम समझ जाओ कि कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट में काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये काइटिन का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये इसी स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो हम देखते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। Homopolysaccharides are polysaccharides which are composed of only one type of monosaccharide units repeated many times। एक टाइप का मोनोसैकेराइड यूनिट्स, उसमें जैसे देखा था ना एक ही टाइप का था, बस एक बार उसको ऊपर लगा रहे थे, एक बार नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, लेकिन था तो एक ही टाइप का ना, बस उसी को उलट पुलट के जोड़ दिया था, तो उसमें एक ही टाइप का था। तो जब एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड यूनिट होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। इसके एग्जांपल्स है स्टार्च, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इन प्लांट मेड ऑफ ग्लूकोज। तो ये स्टार्च जो है ये ग्लूकोज से बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं इसमें और ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन हो गया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल मेड ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज से मिलके बना होता है और ये पॉलीसैकेराइड स्टोरेज का काम करता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब आ गया सेल्यूलोज, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इन प्लांट सेल। जैसे तुमने देखा था ना काइटिन ओवो कॉकरोच का एक जो स्केलेटन यानी ऊपर वाला ब्राउन वाला पार्ट बना रहा था, वैसे ही सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स में सेल वॉल बनाता है। सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब हम देखते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो जैसे तुमने देखा था उसमें सेम टाइप के पॉलीसैकेराइड्स यानी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े हुए थे। अब तुम देखोगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड में एक तो हो गया, समझ लो ये एक यूनिट है ऊपर की तरफ एक टाइप का, फिर उसमें आ जाएगा दूसरे टाइप का, फिर उसमें आ जाएगा एक टाइप का, फिर आ जाएगा दूसरे टाइप का। तो इस तरीके से अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा, ये इस यहाँ पे एक ही टाइप का जो येलो वाला है ये हो गया होमोपॉलीसैकेराइड। एक में ब्रांच निकली हुई है, एक में ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो इसको हम बोल रहे हैं अनब्रांच्ड, इसको हम बोल रहे हैं ब्रांच्ड, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। और ये हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड, एक में पिंक है एक में ब्लू, फिर पिंक फिर ब्लू। और ये हो गया अनब्रांच्ड, ये क्योंकि ये सिंगल लाइन है ये अनब्रांच्ड है, तो ये हो गया अनब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। और इसमें ब्रांच निकली हुई है और हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स पे जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं उनके बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू एल्डोजेज एंड कीटोजेज। इसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एल्डोजेज, और जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कीटोजेज, ठीक है। तो वही चीजें बार बार आ रही हैं, तो इनको फटाफट देख लो, इनका अच्छे से नोट्स बना लेना, बस इसमें कुछ नहीं है समझने वाला, ऑलरेडी हम सारी चीजें समझ चुके हैं। तो देखो एल्डोजेज आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड यानी CHO होता है इन देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर। द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन एटम, कार्बन 1 पे प्रेजेंट होता है। अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे कार्बन 1 पे अटैच होता है, ठीक है। एल्डोजेज आर केमिकली डिस्क्राइब्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बिकॉज दे कंटेन वन एल्डिहाइड ग्रुप एंड सेवरल हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स। वही लाइन बार बार कि एल्डोजेज
प्रोसेस को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज। इसको हम हेक्सोज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, और एल्डो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, CHO ग्रुप। अब देखो 6 कार्बन प्रेजेंट है, देखो 6 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन प्रेजेंट है। और देखो जो पॉलीहाइड्रोक्सी हम बोलते थे ना, क्योंकि देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, 3-4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें भी इसको भी ऐसे बोल सकते हैं OH ग्रुप। ठीक है, और ये जो CHO ग्रुप है, इसी की वजह से इसको हम बोल रहे हैं एल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप है ये CHO ग्रुप। ठीक है, ये है पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर फिजर प्रोजेक्शन। इन ग्लूकोज द CHO ग्रुप एट C1 कार्बन कंफर्म्स दैट इट इज एन एल्डोजेज। तो ग्लूकोज में जो ये C1 कार्बन है, जो C1 है पहला कार्बन है, इसको हम बोल रहे हैं C1 कार्बन। C1 कार्बन पे क्या अटैच है? एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं एल्डोजेज। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ आ गया। अब इसके अदर एग्जांपल्स ऑफ एल्डोजेज जैसे कि हो गए ग्लिसरल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं एल्डोट्रायोजेज। अब देखो जैसे एल्डोहेक्सोज है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, वैसे ही एल्डोट्रायोजेज में 3 कार्बन होंगे। ठीक है, एल्डोपेंटोजेज में 5 कार्बन होंगे, पेंटोज मतलब होता है 5, और एल्डोहेक्सोज में 6 कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एल्डोपेंटोजेज को हम राइबोज बोल रहे हैं, गैलेक्टोज को हम बोल रहे हैं एल्डोहेक्सोज। और अब हम आगे बढ़ते हैं कीटोजेज में। जैसे हमने एल्डोजेज पढ़ा, सेम वैसे कीटोजेज। तो कीटोजेज आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इन देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O वाला ये है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेकेंड कार्बन पे, C2 कार्बन 2 पे प्रेजेंट है। देखो ये है कार्बन 1 और ये है कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये C2 कार्बन पे प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोजेज are usually present at second carbon. Ketones are chemically known as polyhydroxy ketones, वही सेम चीज, and as they contain one ketone group along with the multiple hydroxyl group. ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसके साथ इसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए डी फ्रक्टोज, जिसको हम बोलते हैं कीटोहेक्सोजेज। जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये कीटोन का, और हियर इज द कीटोन ग्रुप एट C2 कार्बन कंफर्म्स दैट फ्रक्टोज इज अ कीटोज। तो जो C2 कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाता है कि जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोज होता है। ठीक है, कीटोजेज होते हैं वो। इसके अदर एग्जांपल्स है जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको हम बोलते हैं कीटोट्रायोजेज, यानी 3 कार्बन वाला, एंड राइबोलोज में आ जाएगा 5 कार्बन वाला। अब हम देखते हैं कार्बन एटम्स के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो अभी जो तुमने पढ़ा है ना, सेम वही चीजें हैं। देखो एल्डोट्रायोजेज यानी 3 कार्बन, वही जो तुमने पढ़ा ऊपर अभी। तो based on the total number of carbon atoms present in the molecule, carbohydrates are classified into trioses, tetroses, pentoses, hexoses, etc. तो देखो कार्बन के बेस पे, कार्बन एटम के नंबर के बेस पे अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सबसे पहले है ट्रायोजेज, जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो ट्रायोजेज आर मोनोसाइक्राइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये मोनोसाइक्राइड होते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज इंटरमीडिएट्स इन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि है इसका पहला एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं एल्डोट्रायोजेज, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होता है उसमें ये इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, बीच में आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और चले जाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको याद कर लो, बनाना सीख लो। ठीक है, ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड।
एल्डो ट्रायोज में भी 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप वाले में भी 3 कार्बन है। तो इस जो 3 कार्बन है ट्रायोजेज में हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, एल्डिहाइड का भी देखेंगे, कीटोन का भी देखेंगे, क्योंकि दोनों में 3-3 कार्बन है। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये एल्डोजेज का एग्जाम्पल है ट्रायोज में, ठीक है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसमें भी 3 कार्बन प्रेजेंट है और ये है कीटो ट्रायोजेज जिसमें कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक, इसमें भी 3 कार्बन प्रेजेंट है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते ही आपको एक सेक्शन आएगा मेंबर्स ओनली पोस्ट करके, उस मेंबर्स ओनली पोस्ट में जितने भी पीडीएफ मैंने अपलोड किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। वो पीडीएफ सबको नहीं दिखेगा, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया है केवल उन्हीं को वो पीडीएफ दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए डाउनलोड करना है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेट्रोजेज जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो टेट्रोजेज आर मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। इसका एग्जांपल है एल्डो टेट्रोजेज। एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हमें ये पता चल गया। टेट्रोजेज मतलब पता चल गया कि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। तो देखो इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, C1 C2 C3 C4, 4 कार्बन प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एल्डो टेट्रोजेज जो कि है इरिथ्रोज। इसका नाम है ये इरिथ्रोज, ठीक है। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वही 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे कीटो टेट्रोजेज। इसका एग्जांपल है इरिथ्रोलोज। तो ये है इरिथ्रोलोज का स्ट्रक्चर, बना सकते हैं आप अपनी कॉपी में। और थर्ड देखते हैं हम पेंटोजेज यानी 5 कार्बन एटम वाला, ठीक है। तो पेंटोजेज कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स एंड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोज शुगर बनता है डीएनए और आरएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब इसमें प्रेजेंट होता है राइबोज, ठीक है, दोनों में राइबोज प्रेजेंट होता है, बस इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसको इसलिए बोलते हैं कि हम डीऑक्सी राइबोज, और इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ज्यादा एक्स्ट्रा, तो इसको हम बोलते हैं राइबोजेज। डीऑक्सी हटा देते हैं बेसिकली। तो इसका एग्जाम्पल है राइबोज जो कि हमारा डीएनए और आरएनए बनाने में मदद करता है, ठीक। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये बनाता है ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के साथ जोड़ता है ये राइबोज, इसलिए ये कंपोनेंट है यानी उसका पार्ट है डीएनए और आरएनए का। ये है उसका स्ट्रक्चर, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं हेक्सोजेज यानी 6 कार्बन वाला। तो हेक्सोजेज आर मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स एंड आर मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इसमें और ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि इसका सबसे फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हेक्सोजेज का सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसको ग्लूकोज को हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं कीटोहेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोन में C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये भी 6 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन इसमें भी है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वही बार बार कॉन्सेप्ट है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन है, तो एल्डोहेक्सोज हो गया शुगर का। इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन है, तो कीटोहेक्सोज हो गया फ्रक्टोज का। आप ये स्ट्रक्चर बना लेना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्री एनोमेरिक कार्बन। तो सबसे पहला है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसका डेफिनेशन है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच पजेज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में। जितना भी स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का भी जस्ट ऊपर देखा है, उसमें हमने देखा कि जो CHO ग्रुप प्रेजेंट था या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था वो फ्रीली प्रेजेंट था। तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोन या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। उनको पानी में डालते ही वो रिड्यूसिंग नेचर शो करने लगते हैं, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन दे शो रिड्यूसिंग नेचर।
Because of this, they can reduce failing solution, Benedict solution and Tollens reagent. तो जब भी इनको फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ऑल मोनोसाइक्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, जितने भी मोनोसाइक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। उसके एग्जांपल्स है ग्लूकोज, सबसे पहला ग्लूकोज है रिड्यूसिंग नेचर में, क्योंकि इसका भी हमने पीछे देखा कि इसका CHO ग्रुप ऐसे ही ओपन चेन स्ट्रक्चर में फ्रीली प्रेजेंट है पहले ही कार्बन पे। द फ्री CHO ग्रुप मेक्स ग्लूकोज रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पे ये जो CHO ग्रुप है ये फ्रीली प्रेजेंट है पहले ही कार्बन पे, तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है या फिर टॉलेंस रिएजेंट का बात कर ले अगर, तो जब ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जो है फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप ऐसे फ्रीली प्रेजेंट होता है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बिकॉज देयर एनोमेरिक कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऐसे फ्रीली नहीं प्रेजेंट होता, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में लग गया, यानी कि वो कंडेंस्ड है। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट ये फेलिंग्स सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसको हम बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वेयर बोथ एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग मेकिंग इट्स नॉन रिड्यूसिंग। तो देखो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। ठीक, तो सुक्रोज का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ लो। तो ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से इसका जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ये बॉन्ड बनाने में लग गया, ये बॉन्ड बनाने में लग गया। अब ये फ्रीली नहीं प्रेजेंट है। मैंने कहा था जो कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है अगर वो फ्रीली प्रेजेंट है तब तो वो रिएक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब जब ये बॉन्ड बना लिया तो इसका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, तो जब फ्री नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा वो, तो इसलिए शो करता है वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। आप इसको याद कर लेना। पहले हमें ईपीमर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, Epimers are special type of stereoisomers among carbohydrates that differ in configuration at only one specific chiral asymmetric carbon atom other than the anomeric carbon, while the configuration at all the chiral carbon atoms remains exactly same। तो एपीमर्स वो होते हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे या फिर एनोमेरिक कार्बन पे अलग होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम पीछे स्ट्रक्चर से देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मल्टीपल कायरल एटम्स। कायरल एटम्स का मतलब वो हो गया जैसे एक अल्फा कार्बन ले लिया हमने बीच का, इसका जो ये ऊपर जिससे अटैच है X1 मान लो, और ये इस साइड जिससे अटैच है X2, X3, X4, इसका जो चारों यूनिट जिससे ये बॉन्डेड है, जिससे ये अटैच्ड है, चारों अलग अलग है। कोई X1 है तो कोई X2 है, कोई X3 है और X4 है। तो जब चारों अलग होते हैं जिससे ये बॉन्डेड होता है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये बीच वाला जो कार्बन है ना जिससे ये अटैच है, इसका चारों तरफ जो जिससे ये बॉन्डेड है ये अलग अलग है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक, if the configuration OH position changes at only one of these carbons, two sugar become epimers of each other। तो दो सुगर से जब हम कंपेयर करते हैं तब हम पाते हैं ईपीमर। अभी हम कंपेयर करके देखेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो ईपीमर्स के क्या होते हैं। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब दो ईपीमर्स को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, सेम कार्बन चेन की लेंथ होती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होता है। वो किसमें अलग होते हैं? दे डिफर ओनली स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH एट वन कार्बन एटम। एक किसी कार्बन एटम पे उनका OH डिफरेंट तरीके से अटैच होगा, किसी का लेफ्ट में अटैच होगा तो किसी का राइट में, या फिर किसी का ऊपर या किसी का नीचे। ठीक है, दे शो डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी वजह से
इस एक OH इसकी वजह से पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, यानी डिफरेंट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझो, ये है ग्लूकोज का एक कॉमन स्ट्रक्चर। आप लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर जरूर बना के आना है। ये स्कोरिंग हो सकता है, जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं ना, दिखाए हैं, उन सबको अच्छे से बना लेना। वो इजी है और स्कोरिंग भी है। स्ट्रक्चर बना दोगे तो तुमको अगर एग्जामिनर 3 नंबर देने वाला था तो वो 5 दे देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ईपीमर्स, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है, हम इसी को हमेशा यूज करते हैं। तो देखो, ये है मेनोज और ये है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज मेनोज से और गैलेक्टोज से कैसे अलग होता है ये देखो। तो इन दोनों का जो कार्बन एटम है, यानी कार्बन नंबर है, दोनों में सेम है। ठीक है, इन दोनों में कार्बन नंबर सेम है, बस फर्क इतना है कि इसका जो C2 कार्बन पे OH इस साइड है और इस C2 कार्बन पे इसका OH इस साइड है। यानी जो मेनोज है उसका C2 एटम पे कार्बन लेफ्ट साइड में है और वही ग्लूकोज में राइट साइड में है, इसलिए ये दोनों हो गए ईपीमर्स। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, आप मिला सकते हो। अब हम देखते हैं गैलेक्टोज से कैसे अलग है। तो इसमें जो C4 कार्बन है गैलेक्टोज का और C4 कार्बन है ग्लूकोज का, उसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें राइट साइड में इसका OH ग्रुप है और इसमें इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ईपीमर्स। ये दोनों C4 कार्बन की वजह से ईपीमर है और ये दोनों C2 कार्बन की वजह से ईपीमर है। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, Anomers are stereoisomers of cyclic carbohydrates that differ in configuration only at the anomeric carbon atom, which is formed during the ring closure of monosaccharide। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन वो होते हैं जो कि केवल एनोमेरिक कार्बन पे, जैसे कोई 2 स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर, वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही अलग होगा, बाकी पूरा चीज उसका सेम रहेगा। तो जिस स्थान पे वो अलग रहेगा उसको हम बोल देंगे एनोमर। ठीक है, इन एल्डोजेज एनोमेरिक कार्बन C1 और इन कीटोजेज एनोमेरिक कार्बन C2। तो तुमने देखा था ना, एल्डोज में C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था और कीटोन में C2 पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था। तो उस एक जो है, उस एक कार्बन की वजह से C2 पे जो है कीटोन प्रेजेंट हो गया था और C1 पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो गया था। इस उस एक कार्बन की वजह से पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा था, तो उस कार्बन को हम बोल रहे हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स अराइजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कायरल सेंटर ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। तो जब अभी हम आगे देखेंगे ग्लूकोज को, अभी तक हमने ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर देखा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था। तो जब हम ग्लूकोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसमें जो कायरल सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे, कायरल सेंटर को बोलेंगे हम एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आगे। व्हेन अ मोनोसैकेराइड साइक्लाइजेज, aldehyde or ketone group react with an internal OH forms hemiacetal and aldoses or hemiketal ketosis। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जब वो अपने ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन करता है, यानी रिएक्ट करता है, तब वो एक रिंग वाला स्ट्रक्चर बना लेता है, साइकिल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाने के चक्कर में एक नया कायरल सेंटर यानी कार्बन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। द कार्बोनिल कार्बन बिकम्स अ न्यू कायरल कार्बन, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ये आपको आगे समझ आएगा, डोंट वरी। म्यूटर रोटेशन, ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, व्हाट आर एनोमर्स, व्हाट आर ईपीमर्स, या फिर म्यूटर रोटेशन क्या होता है, ये आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा। और म्यूटर रोटेशन तो एक लॉन्ग टॉपिक में भी आ सकता है। जो ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने देखा था डी ग्लूकोज लिखा था। डी ग्लूकोज क्यों लिखा था पता है? वो इस म्यूटर रोटेशन की वजह से लिखा था। डी ग्लूकोज होता है और एल ग्लूकोज होता है। तो जब भी हम ग्लूकोज को एक एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि जैसा उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर था वैसा ही रहेगा, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। कभी अपने जो है OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में कर देगा तो कभी राइट साइड में। तो वो जब तक उसको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, एक फाइनल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जब उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं एल ग्लूकोज, और जब उसका OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब देखो, म्यूटर रोटेशन इज द फेनोमेनन इन विच द स्पेसिफिक
ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, या फिर कोई भी मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज ही ले लो, रिड्यूसिंग शुगर की जगह तुम ग्लूकोज लिख लो, ठीक है, तुमको आसान लगेगा। चेंजेस ग्रेजुअली विथ टाइम अंटिल अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक उसको एक अस्थाई स्ट्रक्चर अपना नहीं मिल जाता तब तक वो नाचता रहता है, कभी दूसरे स्ट्रक्चर में बदलेगा तो कभी दूसरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। 10 म्यूटा रोटेशन इज डायरेक्ट एविडेंस दैट कार्बोहाइड्रेट आर डायनेमिक मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट रिमेन सिंगल फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो म्यूटा रोटेशन एक एविडेंस हो गया, प्रूफ हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक डायनेमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक अस्थाई मॉलिक्यूल है जो पानी में जाते ही अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बदल देता है, ऐसे सेम नहीं रहता, फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तब तक बदलता रहता है जब तक उसको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता बीच का, ठीक है। म्यूटा रोटेशन अकर्स ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनोमर्स व्हिच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन। तो इसके इन एल्डोजेज एनोमेरिक कार्बन C1 एंड इन कीटोजेज एनोमेरिक कार्बन C2, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा एनोमर्स क्या होता है उसमें पता चला था। फिर ना शुगर डिजोल्व इन वाटर, जब भी हम शुगर को, ग्लूकोज तुम समझो, जब भी हम ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं, द साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ओपन forms a free aldehyde or ketone then recloses forming either अल्फा और बीटा एनोमर। तो अभी हम इसको देखेंगे, इससे क्या हो रहा है, इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब भी हम पानी में ग्लूकोज को डालते हैं ना तो अपने ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो रिएक्ट करता है और जो है वो कभी फिर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा तो कभी फिर से खुल जाएगा, तो ठीक है। दिस कंटिन्यूअस ओपनिंग क्लोजिंग कॉजेज चेंजेस इन ऑप्टिकल रोटेशन। अभी आगे देखो तुमको समझ आएगा। एग्जाम्पल ऑफ म्यूटा रोटेशन डी ग्लूकोज, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन शो डिफरेंट रोटेशन। जैसे हमने एक नया नया ग्लूकोज बनाया और उसको हम एक्वस सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो 112 डिग्री पे रोटेट करता है और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो 19 डिग्री पे रोटेट करता है, और जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है जो इन दोनों का मिक्स है वो है ये वाला, ठीक है, जो कि 52.7 डिग्री पे रोटेट करता है। ये इसका इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, इस पे ये स्थायी रहता है, यानी कि इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज में सारा स्ट्रक्चर पूरा सेम है। अल्फा डी ग्लूकोज में केवल ये OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक।